जय हिंद, नमस्कार, आदाब। आज एक बार फिर मैं बिना अनाउंस किए, किसी को खबर किए, यूं ही कहानी पढ़ने चला आया हूं। दरअसल मैंने पिछले दिनों एक कहानी कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा की सुनाई थी। उसके बाद से उनका नशा मेरे सर चढ़ के बोल रहा है। आज जो कहानी मैं पढ़ने जा रहा हूं, इसको मैंने पहले से पढ़कर तैयारी नहीं की है। मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूं इस कहानी को। हुआ कुछ यूं है कि जिंदगी में न जाने क्यों ये कहानी मुझसे छूट गई थी। खैर, मैं पढ़ना शुरू करता हूं। अब चूंकि पहली बार पढ़ रहा हूं, इसलिए छपाई में कहीं कहीं मुझे कन्फ्यूजन हो या गलती हो, गलत पढ़ जाऊं, और अगर आप में से कोई सुन रहा हो तो मुझे माफ कर दे। अफसाने का उन्वान है हसब नसब। हसब नसब का मतलब होता है कि भाई आपके खानदान का जो फैमिली ट्री वगैरह होता है कि भाई आप कहाँ के हो, किसके हो, आपका कहाँ ताल्लुक़ है, सबको मिला लिया जाए तो हसब नसब कहा जा सकता है। मैं चूँकि पहली बार पढ़ रहा हूँ, ये अफसाना मुझसे ज़िंदगी में छूट गया था पढ़ना, और मैं बिना तैयारी के पढ़ रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी के लिए पढ़ रहा हूँ, अपनी खुशी के लिए पढ़ रहा हूँ। तो अगर कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। अफसाना है हसब नसब। लंबे चौड़े सीले हुए गुसलखाने में दिन को भी अंधेरा रहता था। पीतल के झालपाल तीतड़े, ऊंचा हमाम, मटके, चौकी, रंग बिरंगी साबुनदानियाँ, बेसन, उपटन, झावे, लोटे, आफताबे, मग्गे, खूंटियों पर गरारों और मैले दुपट्टों का अंबार, आंवलों रीठों से भरी तश्तरियाँ, अंधेरा खंदूस, अली बाबा 40 चोर का गार। लेकिन यही गुसलखाना छम्मी बेगम की दुखी जिंदगी में वक्त बेवक्त जाए पनाह का काम देता था। इसी की हरे शीशों वाली बंद खिड़की का रुख चंबेली वाली मकान की तरफ था। उसके एक शीशे का रंग नाखून से ज़रा खुरच कर छम्मी बेगम ने बाहर झांकने का इंतज़ाम भी कर रखा था। छम्मी बेगम के लाडले इब्ने अज्जू भाई चंबेली वाले मकान में रहते थे। पहरों वो शीशे में से सामने वाले घर को इस तरह तकती जैसे शाहजहां अपने कैद खाने में से ताजमहल को देखा करता था। औसत दर्जे के जमींदार खानदान के आबाई घर के 2 हिस्से थे। बाहर वाला हिस्सा मर्दाना हिस्सा, जिसके सहन में चंबेली की घनी झाड़ियाँ थीं, चंबेली वाला मकान कहलाता था। जनाने हिस्से के आंगन में इमली का सायादार दरख्त खड़ा था, इसलिए सारे मोहल्ले में उसका नाम इमली वाला मकान पड़ गया था। दोनों आंगनों की दरमियानी दीवार में आमद व रफ्त के लिए एक खिड़की थी। छम्मी बी के अब्बा और अज्जू भाई के अब्बा एक साथ रहते थे। छम्मी बी के पैदा होते ही अज्जू भाई से मंगनी हो चुकी थी। 9-10 साल की उम्र में मंगेतर से काना पर्दा करा दिया गया था। अज्जू भाई बला के खूबसूरत और खिलंदरे थे, इकलौते लाडले बेटे और 2 भाइयों के घर का वाहिद चिराग। इसलिए वो तो जी भर के बिगड़े,
पतंगबाजी, कबूतरबाजी, ये बाजी वो बाजी। लेकिन बड़े अब्बा और अम्मा को इत्मीनान था कि ब्याह होते ही सुधर जाएंगे। छम्मी बेगम तो होश संभालते ही उन्हें अपना मजाजी खुदा समझने लगी थी। माँ बाप की इकलौती वो भी थी, उनके नाज भी कम ना उठाए जाते थे। ज़िद्दी, गुस्सैल और तनतने वाली छम्मी बेगम 16 साल की हुई तो शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। दोनों तरफ धूमधाम से तैयारियां होने लगीं कि अचानक मौत ने उस सुखी और खुशहाल घराने की बिसात उलट दी। उस साल शाहजहांपुर में जो हैजे की वबा फैली, उसमें 15 दिन के अंदर अंदर छम्मी बेगम के अम्मा और अब्बा दोनों चटपट। छम्मी बेगम पर क़यामत गुजर गई। लेकिन अभी ताया ताई का साया सर पर सलामत था। सबसे बड़ी बात यह कि अज्जू भाई से ब्याह होने वाला था। छम्मी बेगम माँ बाप का शोक मनाने के बाद फिर मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देखने में मसरूफ़ हो गई। शादी कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई। लेकिन इससे पहले कि बड़े अब्बा कोई तारीख मुकर्रर करें, उनका बैठे बिठाए हार्ट फेल हो गया। बड़े अब्बा के मरते ही अज्जू भाई ने कहा कि वो चंद मुकदमों के मामलात संभालने लखनऊ जा रहे हैं और मुसाहिबों के साथ उड़नछू हुए। अब इमली वाले मकान में रह गई बड़ी अम्मा, जो बिल्कुल बावली हो रही थी, और छम्मी बेगम। मर्दाना सूना हो गया। देवड़ी पर मुलाजिम धम्मू खां डंडा संभाले बैठे रह गए। अंदर सलामत बुआ और उनकी लड़कियां रोती, नाक सिनकती, खाना पकाने में जुटी रहती। घर की हिफाजत के लिए बड़ी अम्मा ने एक बूढ़े रिश्तेदार मल्लन खान को बरेली से बुलवा भेजा, जो चंबेली वाले मकान के दालान में खटिया डालकर पड़ रहे। अज्जू भाई लखनऊ गए तो वहीं के हो रहे। हर खत में अम्मा को लिख भेजते कि मुकदमे की तारीख बढ़ गई है, महीने 2 महीने में आ जाऊंगा। पूरे 6 महीने बाद वापस आए तो बड़ी अम्मा ने शादी का जिक्र छेड़ा। बोले, जब तक ज़मीनों के मामलात नहीं सुधर जाते, मैं शादी वादी नहीं करने का। जभी से छम्मी बेगम तारीख गुस्ल खाने के कोने में मैले कपड़ों के ढेर पर बैठकर चुपके रोने लगी। अब छम्मी बेगम 19 साल की हो चुकी थी। अज्जू भाई ने शायद तय कर लिया था कि लखनऊ ही में रहेंगे। लोगों ने आकर बताया था कि वहाँ खूब रंगरलियाँ मना रहे हैं। छम्मी बेगम भी न जाने कैसा नसीबा लेकर आई थी। एक दिन बड़ी अम्मा पर दिल का दौरा पड़ा और वो भी चल बसी। अब छम्मी बेगम तन्हा हक हैरान रह गई। आंगन में उल्लू बोलने लगे। मज़ीद हिफाजत के ख्याल से अंधे धुंधे मल्लन मियाँ चमेली वाले मकान से इमली वाले मकान में मुंतकिल हो गए। इधर दालान में पड़े वो खांसा करते। देवड़ी में धम्मू खान खांसता रहता। अज्जू भाई माँ के मरने में आए थे, तीजा करते ही वापस चले गए। किस तरह उन्होंने बीच मंझधार में छम्मी बेगम का साथ छोड़ा। अल्लाह अल्लाह, जब वो ये सोचती तो कलेजा फटने लगता। महीने के महीने लखनऊ से 200 रुपये का मनी आर्डर आ जाता, या कभी कभार मल्लन खान के नाम खैर खबर पूछने का खत। मल्लन खान की बीवी और बेटी भी बरेली से आ गई थी, लेकिन अपनी तुनक मिजाजी की वजह से छम्मी बेगम की उन दोनों से एक दिन न बनी। दिन भर रिश्तेदारों से लड़ने झगड़ने या आप ही आप तिलमिलाने और कल्पने के बाद छम्मी बेगम फिर गुस्ल खाने में घुस जाती और रोती, या
शाहजहानी शीशे में से चंबेली वाले मकान को तका करती। ये जिंदगी भी कैसी जिंदगी है वो सोचती। अभी सब कुछ है, अभी कुछ भी नहीं। कल की बात मालूम होती है कि इस घर पर कितनी रौनक थी। दालान में आराम कुर्सियां पड़ी हैं, सहन में मोंढे बिछे हैं, गैस के हंडे सनसना रहे हैं। अब्बा और बड़े अब्बा के दोस्तों की महफिल जमी है, मुशायरे हो रहे हैं, कव्वाल गा रहा है। जब अज्जू भाई के दोस्त आते तो अज्जू आंगन वाली खिड़की में आकर खड़काते और एक मखसूस आवाज़ में आहिस्ता से पुकारते, अरे भाई छम्मो, ज़रा चाय तो भिजवा दो। उस भरे पूरे घर को किसकी नज़र खा गई। अपनी शदीद यास व नाउमीदी के बावजूद छम्मी बेगम को यकीन था कि एक ना एक दिन अज्जू वापस आएंगे, चंबेली वाला मकान फिर आबाद होगा। जुमे के जुमे वो मर्दाने मकान में जाती, दम्मू खान और सलामत बुआ की लड़कियों के साथ मिलकर बाग के झाड़ झनकाड़ की सफाई करवाती। दालान के जाले साफ किए जाते, अंदर के कमरे मुकफ्फिल थे। दरवाज़ों के शीशों में से झांक कर वो बड़े अब्बा और अज्जू के कमरों पर नज़र डालती और सर हिलाती, ठंडी आहें भरती वापस आ जाती। छम्मी बेगम 30 साल की हो गई। बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो चुके। अब उन्होंने चंबेली के बाग की देखभाल भी छोड़ दी। दिल दुनिया से उचाट सा हो गया, लेकिन गुस्से और तनतने का आलम वही रहा, बल्कि अब उम्र की पुख्तगी के साथ उसमें इजाफा होता जा रहा था। उसकी इस तमकनत और तनतने के लिए वजूहात कुछ कम न थी। माँ बाप खालिस असल नस्ल रोहीले पठान, दादा परदादा हफ्त हज़ारी न सही 1000 2000, यानी गोड़े जो कुछ भी वो होते थे ज़रूरी रहे होंगे। सारे कुनबे का सुर्ख व सफ़ीद रंग और पठानी खुददारी और गुस्सा इस हकीकत का खुला सबूत था कि उस ख़ानदान में खबील कभी ना हुई। मासी के उन जफावरी रोहीला सरदारों के नाम लेवा इस कुनबे के हसब नसब पर कोई आँच न आने पाए, इस फिक्र में वो बिल्कुल किलाबंद होकर बैठ रही। मोहल्ले की औरतों से मिलना जुलना भी कम कर दिया। बेवाओं के से सफ़ेद कपड़े पहनने लगी। उनका ज़्यादा वक्त मुसल्ले पर गुजरता। अक्सर दोपहर के सन्नाटे में सलामत बुआ आंगन की खिड़की में बैठकर जर्दा फांकते हुए बड़ी डरावनी आवाज़ में आपसे आप बड़बड़ाती। बारी ताला फरमाता है, मुझे दो दखत अपने बंदों पर हंसी आती है। एक जब जिसे मैं बना रहा हूँ उसे कोई बिगाड़ने की कोशिश करे, और दूसरे जब जिसे मैं बिगाड़ रहा हूँ वो अपने आप को बनाने की कोशिश करे। बस 2 वक्त। और छम्मी बेगम दहल कर डांटती, ऐ सलामत बुआ नहूसत की बातें मत करो। लेकिन सलामत बुआ इत्मीनान से उसी तरह बड़बड़ाती रहती। उस रोज नौचंदी जुमेरात थी। छम्मी गुसल खाने में नहा रही थी। सर्दियों का ज़माना था। हमाम के नीचे सुलगते अंगारे कब के बुझ चुके थे और छम्मी बेगम को कपकपी सी चढ़ रही थी। जल्दी से बाल तौलिए में लपेट कर खड़ा में पहन रही थी जब बाहर से सलामत बुआ की सड़बिल्ली नवासी ने जोर से गुसल खाने के दीमक लगे किवाड़ की कुंडी खड़खड़ाई। आपा जल्दी निकलो। अरे क्या है बाउली? छम्मी बेगम ने झुंझला कर आवाज दी। आपा, चंबेली वाले मकान में
आपसे कहा है कि 4-5 जनों के लिए चाय भिजवा दो जल्दी से। क्या क्या? छम्मी को अपने कानों पर यकीन न आया। उन्होंने जल्दी से शाहजहानी शीशे से आंख लगा दी। सहन का फाटक खुला हुआ था। बाहर 2 तांगे खड़े थे। 2-3 लकंदरे सामान उतरवा रहे थे। एक स्याह फाम लेकिन तीखे नक्श वाली औरत सुर्ख जॉर्जेट की साड़ी पहने, हरी बनारसी शाल में लिपटी दालान में मोंडे पर बैठी इत्मीनान से घुटने हिला हिलाकर नौकरों को अहकाम दे रही थी। एक उसकी हमशक्ल 13-14 साल की लड़की, तरी शक्ल वाली, उछाल छक्का सी लड़की, कास्ती शलवार कमीज पहने फर्श पर उकड़ू बैठी एक बक्स खोलने में मशगूल थी। इतने में अंदर से अज्जू भाई, जी हाँ हमेशा की तरह बाके छबीले अज्जू भाई दालान में आए। झुककर उस लाल चौड़े से कुछ कहा। वो कहा लगाकर हंसी। छम्मी बेगम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नीम तारीख गुसल खाना अब बिल्कुल अंधा कुआं बन गया। उन्होंने जल्दी से एक खूंटी पकड़ ली, लड़खड़ाती हुई बाहर आई और बेसुध होकर अपने बिस्तर पर गिर गई। बात यह थी कि अज्जू भाई, जिन्होंने बरसों से लखनऊ वाली कल्लू को घर में डाल रखा था, अब बाकायदा निकाह करके उसे अपने साथ ले आए थे। कासनी शलवार वाली लड़की अशरफी कल्लू अपने साथ लाई थी, अज्जू भाई की नहीं थी। शाम को अज्जू भाई पर्दा करवाए बगैर दर्राना जनाने में चले आए और दालान में पहुंचकर पुकारा, अरे भाई छम्मो, आओ अपनी भाभी से मिल लो। छम्मी बेगम कांप कर रह गई। पलंग से उठकर फिर गुस्लखाने में जा घुसी और जोर से चिटखनी चढ़ा दी। अज्जू भाई जरा चोर से बने दालान के एक दर में खड़े रहे। कल्लू उनके पीछे खड़ी थी। दोनों मियाँ बीवी चंद मिनट तक उसी तरह चुपचाप खड़े रहे और फिर सर झुकाए चंबेली वाले मकान में वापस चले गए। उस दिन के बाद से छम्मी बेगम की दुनिया बदल गई। अब वो सारा दिन कुरान शरीफ ही पढ़ा करती थीं। अज्जू ने उन्हें इतने बरसों हवा में मुअल्लक रख के उनकी ज़िंदगी तबाह करके किसी और से शादी कर ली थी। उस नाकाबिले बर्दाश्त सदमे से ज़्यादा दहशत उन्हें इस बात की थी कि उन्होंने कल्लू बाई तवायल से निकाह करके ख़ानदान का हसब नसब बर्बाद कर दिया। छम्मी बेगम इस जुर्म के लिए उन्हें मरते दम तक माफ़ नहीं कर सकती। कल्लू ने कई बार उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अक्सर वो आंगन की खिड़की में आहिस्ता से कहती, बिटिया किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिए। कभी कोई ख़ास खाना पकता तो नौकर के हाथ से नहीं भिजवाती। लेकिन छम्मी बेगम ने धम्मू खान को हुक्म दे रखा था कि चंबेली वाले मकान से कोई चिड़िया का बच्चा भी इस तरफ आए तो उसकी टांगें तोड़ दो। घर वापस आने के दूसरे महीने अज्जू भाई ने मल्लन के हाथ 200 रुपये भिजवाए, जो वो अब तक लखनऊ से भेजा करते थे। लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी थी। छम्मी बेगम खिड़की में जाकर ललकारी, जुम्मा खान मरहूम की बेटी और शब्बो खान मरहूम की भतीजी चकले से आया हुआ एक पैसा भी अपने ऊपर हराम समझती है। मल्लन खान, गैरत वाले पठान हो तो जाकर ये 200 रुपल्ली भेजने वालों के मुंह पर दे मारो। ये रिज पढ़कर उन्होंने खिड़की का दरवाज़ा बंद किया और उसमें ये मोटा सा कुफ्ल डाल दिया। अब छम्मी बेगम अपने जेवर बेचकर गुजर बसर करने लगी। जेवर ख़त्म हो गए तो घर का कीमती पुराना सामान कबाड़ी के हाथों फरोख्त कर डाला। लेकिन भूख एक दायमी मर्ज है जिसका वक्ती इलाज काफ़ी नहीं, और छम्मी बेगम को धम्मू खान
मल्लन खान, सलामत बुआ और उनके झींगड़ पोटों का भी पेट भी भरना था। उन्होंने घर में कुरान शरीफ और उर्दू पढ़ाने के लिए बच्चियों का मकतब खोल लिया। मोहल्ले वालों की सिलाई करने लगी। जब मेहनत करते करते बीमार पड़ गई और हिल हिलाकर बुखार चढ़ाया तो सलामत बुआ हड़बड़ा गई और गुस्से से बोली, बीबी क्या आन पर जान दोगी? ऐसी भी क्या निगोड़ी आन? लेकिन छम्मी बेगम पर गुनूदगी तारी थी। सलामत भागी भागी चंबेली वाली मकान पहुंची। कल्लू फौरन सर पर बुरका डाल गली के रास्ते अंदर आई। डॉक्टर बुलाया गया। कल्लू सारी रात नंद की पट्टी से लगी बैठी रही। अज्जू भाई ने कई बार आकर दुखियारी चचाजाद बहन की हालत देखी, लेकिन शायद अब भी इस बेइंसाफी का एहसास नहीं हुआ जो उन्होंने छम्मी बेगम के साथ की थी, क्योंकि बकौल सलामत बुआ उस काली कलोटी कल्लू ने उन्हें उल्लू का गोश्त खिला रखा था। छम्मी बेगम को जूं ही होश आया, आंखें खोली और कल्लू का मुतफक्किर चेहरा सामने देखा, उन पर गम और गुस्से का भूत फिर सवार हो गया। कल्लू उनके पठानी जलाल से बेहद खौफजदा थी। फौरन कान दबाकर अपने घर वापस भाग गई। बेशतर तवाइफों की तरह जो शादी करके बेहद वफाशौर बीवियाँ साबित होती हैं, कल्लू भी बड़ी पतिव्रता औरत थी। उसकी सबसे बड़ी तमन्ना यही थी कि छम्मी बेगम उसे कुनबे की बहू और अपनी भावच समझकर इमली वाले मकान में दाखिल कर लें। उसकी तमन्ना कभी ना पूरी हुई। 10 साल निकल गए। अज्जू भाई को छम्मी बेगम के रिश्ते की फिक्र भी थी, लेकिन छम्मी बेगम अधेड़ हो चुकी थी। अब उनसे शादी कौन करेगा? छम्मी बेगम उनसे और कल्लू से इस तरह शदीद पर्दा करती थी, इस तरह मदरसा चलाकर गुजारा करती थी कि मुल्क तकसीम हो गया। आधा शाहजहांपुर खाली हो गया। उनके मकतब की सारी लड़कियां अपने अपने माँ बाप के साथ पाकिस्तान चली गईं। छम्मी बेगम के यहाँ रोटियों के लाले पड़ गए। उसी ज़माने में शामत आमाल के किसी काम से अज्जू भाई दिल्ली गए और फसादों में वो भी अल्लाह को प्यारे हुए। जब उनकी सुनावनी आई है, कल्लू पछाड़े खाने लगी, चूड़ियाँ तोड़ डाली, आंगन की खिड़की पर लग मुक्के मार मार कर हाथ लहू लुहान कर लिए। बिटिया बिटिया दरवाज़ा खोलिए, हाय बिटिया बिटिया, अरे मैं कहीं की ना रही। छम्मी बेगम दालान की तख्त पर बेखबर सो रही थी। बहन सुनकर जाग उठी। दीवार की कील से टंगी कुंजी उतारी, ताला खोला। कल्लू बाल बिखराए भूतनी की तरह खड़ी चीख रही थी, अरे लोगो मेरा सुहाग लुट गया, हाय बिटिया मेरी मांग उजड़ गई। उसने आगे बढ़कर छम्मी से लिपटना चाहा। वो 2 कदम पीछे हट गई। नींद से बोझल आंखें मली। उसने आगे बढ़कर नींद से बोझल आंखें मली। अचानक उनकी समझ में बात आ गई। तब वो भी खिड़की में बैठ गई, सफ़ेद दुपट्टा मुंह पर रख लिया, सिसक सिसक कर रोने लगी और रोते रोते बोली, अरे मुर्दार, तू तो आज बेवा हुई है, मैं बदबख्त तो सदा की बेवा हूँ। अज्जू भाई के 40वें के बाद ही कल्लू न जाने कहाँ गायब हो गई। उसकी लड़की अशरफी, जिसका चंद साल पहले अज्जू भाई मरहूम ने अपने किसी मुसाहिब से निकाह करवा दिया था, लखनऊ से आई और चंबेली वाले मकान के साजो सामान पर कब्जा किया और सब चीज़ें छकड़ों पर लदवा कर चलती बनी। छम्मी बेगम गुसल खाने के शीशे में से बेनियाजी के साथ फ़ानी दुनिया के ये सारे तमाशे देखती रहीं।
चंबेली वाले मकान पर कस्टोडियन का ताला पड़ गया, क्योंकि छम्मी बेगम अदालत में ये किसी तरह साबित न कर पाई कि अज्जू भाई पाकिस्तान नहीं गए, बलवे में मारे गए। खुद किसी पुराने आसेब की तरह वो इमली वाले मकान में मौजूद रहीं। मल्लन खान और धम्मू खान दोनों बुढ़ापे और फाका कशी की वजह से मर गए। सलामत बुआ पर फालिज गिर गया। उनकी लड़कियां और दामाद पाकिस्तान चले गए। छम्मी बेगम सिलाई करके पेट पालती रहीं। तन तनहा मकान में रहते अब उन्हें डर नहीं लगता था, क्योंकि सर सफ़ेद हो चुका था। बहुत जल्द मोहल्ले की बहुत जल्द मोहल्ले की बड़ी बूढ़ी कहलाएंगी। कुछ अरसे बाद चंबेली वाले मकान में एक सिख शरणार्थी डॉक्टर आन बसे। कभी कभी सरदारनियाँ आंगन की खिड़की में आन बैठती और वो और छम्मी बेगम अपने अपने दुख सुख की बातें करती। डॉक्टर साहब की लड़की चरणजीत की शादी नई दिल्ली में किसी सरकारी अफसर से हुई थी। अब की बार वो मैके आई तो उसने अपनी माँ से कहा कि उसके शौहर के मुसलमान अफसर आला की बेगम को उस्तानी की ज़रूरत है, जो घर पर रहकर उनके बच्चों को उर्दू और कुरान पढ़ाए। मैं तो छम्मी मासी से कहते डरती हूँ उन्हें जलाल आएगा, आप कहकर देखिए। बड़ी सरदारनी ने छम्मी बेगम से उस मुलाजमत का जिक्र किया, समझाया बुझाया, बहन जी इस तंग दस्ती और तन्हाई में कब तक बसर करोगी, दिल्ली चली जाओ। सबीउद्दीन साहब के यहाँ इज्जत तो आराम से बुढ़ापा कट जाएगा। छम्मी बेगम का गुस्सा कब का धीमा पड़ चुका था। जोश खरोश, तनतने और जलाल में कमी आ गई थी। उनकी समझ में यह बात आ गई कि अगर कल कला को मर गई तो आखिर वक्त में यासीन शरीफ ये बात समझ में आ गई कि अगर कल कला को मर गई तो आखिर वक्त में यासीन शरीफ पढ़ने वाला तो कोई होना चाहिए। किस्सा मुख्तसर ये कि छम्मी बेगम बुर्का ओढ़ कर सिर्फ एक बक्स और बिस्तर और लोटा साथ लेकर घर से निकली, जो अब तक बिल्कुल खंडर हो चुका था। इसके खंडर होने का अब तक उन्हें कतई इल्म न था, क्योंकि वो त्याग और संन्यास की स्टेज पर पहुंच चुकी थी। वो रेल में बैठकर दिल्ली पहुंची, जहां रेलवे स्टेशन पर बेचारी बेगम सबीउद्दीन चरणजीत का खत मिलने पर कार लेकर खुद उन्हें घर ले जाने के लिए आ गई थी। उस रोज से छम्मी बेगम बिन्त जुमा खान ज़मींदार शाहजहांपुर मुगलानी जी बन गई। छम्मी बेगम ने पूरे 12 साल सफ़ेद बुराक दुपट्टा माथे से लपेटे सबीउद्दीन साहब के घर में गुजार दिए। बच्चे जिन्हें वो उर्दू और कुरान शरीफ पढ़ाने आई थी बड़े हो गए। बड़ा लड़का बीए के बाद अपने चचा के पास पाकिस्तान भेज दिया गया। मंझली लड़की भी कराची चली गई। छोटी लड़की कॉलेज में पहुंच गई। अब बेगम सबीउद्दीन को छम्मी बेगम की ज़रूरत नहीं थी। सबीउद्दीन साहब रिटायर होकर अपने वतन मिर्ज़ापुर जाने वाले थे। दिल्ली से रवाना होने से पहले बेगम सबीउद्दीन ने छम्मी बेगम को अपनी दोस्त बेगम राशिद अली के यहाँ रखवा दिया। राशिद अली साहब भी हुकूमत हिंद के एक आला अफसर थे। छम्मी बेगम सबीउद्दीन साहब के यहाँ बहुत सुख चैन से रही थी। उनसे घर के बुजुर्गों का सब बर्ताव किया जाता था। उन्हें तीनों बच्चों से बेहद मोहब्बत हो गई थी। गुस्सा भी बहुत कम आता था। अगर आता भी था तो अपनी मजबूरियों का ख्याल करके पी जाती थी। अब वो नखरा दिखाती भी तो किस पर? नाज उठाने, खफगी बर्दाश्त करने वाले सब अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। कभी कभी उन्हें कल्लू का ख्याल भी आ जाता और वो सोचती न जाने कमबख्त अब कहाँ और किस हाल में होगी, या शायद वो भी मर खप गई हो। आजकल ज़िंदगियों का क्या भरोसा है।
बेगम राशिद अली बेगम सबीउद्दीन की तरह दर्दमंद और दीनदार खातून तो ना थी, आजकल की मॉडर्न लड़की थी, लेकिन इज्जत उन्होंने भी शम्मी बेगम की बहुत की। यहाँ भी वो घर के फर्द की हैसियत से रहती। राशिद अली उनका बहुत ख्याल रखते। उनके बारो पुरवकार शक्ल सूरत और आला नस्बी से सब मुतासिर थे। बेगम राशिद अक्सर सहेलियों से कहती, भाई वाकई ज़िंदगियों में कैसे कैसे इनकलाब आते हैं, पल की पल में क्या से क्या हो जाता है। हमारी मुगलानी बी का किस्सा सुना है आपने? शाहजहाँपुर के फलां ख़ानदान और सुनने वाली ख़वातीन सर हिलाकर ठंडी सांसें भरती और दूसरे उसी तरह के इबरत अंगेज़ नसीहत आमोज वाक़यात सुनाती। बेगम राशिद अली के बच्चे बहुत खूबसाल थे। उन पर हैदराबादी आया मामूर थी। शम्मी बेगम हाउसकीपर बन गई। घर संभालने के लिए बेगम राशिद को शम्मी बेगम की बेहद ज़रूरत थी, क्योंकि उनका अपना वक्त ज़्यादातर क्लबों, पार्टियों और सरकारी तकरीबात में गुजरता था। 5 बरस शम्मी बेगम ने राशिद अली साहब के घर में काट दिए। जब राशिद साहब का तबादला हिंदुस्तानी सफारत खाने वाशिंगटन में होने लगा, उनकी बेगम को फिक्र हुई कि शम्मी बेगम का कहीं और ठिकाना बना दें। एक दिन वो अपने एक अलविदाई लंच के लिए रोशन आरा क्लब गई हुई थी और शम्मी बेगम से कहती गई थी कि फ़लाँ वक्त कार लेकर मुन्नी को मेरे पास ले आइएगा। जब शम्मी बेगम रोशन आरा क्लब पहुंची, लंच अभी ख़त्म नहीं हुआ था। शम्मी बेगम बच्ची की उंगली पकड़े सब्ज़े पर टहलती रहीं। शम्मी बेगम अब पर्दा नहीं करती थी और साड़ी पहनती थी। इस निगोड़ी दिल्ली में उन्हें पहचानने वाला अब कौन रखा था। सामने बरामदे में एक तरफ रमी की महफिल जमी हुई थी और एक बेहद फैशनेबल 40-45 साला हक्काका दक्काका खातून 5-6 मर्दों के साथ कहकहे लगा रही थी और कहकहे लगा कर ताश खेलने में मसरूफ़ थी। 17 बरस नई दिल्ली में रहकर शम्मी बेगम इस नई आला सोसाइटी और जदीद हिंदुस्तानी ख़वातीन की अल्ट्रा मॉडर्न तर्ज ज़िंदगी की भी आदी हो चुकी थी। इसलिए शम्मी बेगम इत्मीनान से घास पर टहला की। चंद मिनट बाद उस खातून ने सर उठाकर शम्मी बेगम को ज़रा गौर से देखा। कुछ देर बाद फिर नज़र डाली और अपने एक साथी से कुछ कहा। तब शम्मी बेगम ने देखा कि एक मर्दुआ ताश की मेज़ से उठकर लंबे लंबे डग भरता उनकी तरफ आ रहा है। करीब आकर उसने कहा, बड़ी भी ज़रा इधर आइए। शम्मी बेगम मतानत से बरामदे में पहुंची। अजनबी खातून ने पूछा, ये बच्ची किसकी है और वो किसकी मुलाजिमा है? शम्मी बेगम ने बताया। खातून ने कहा कि वो बम्बई में रहती हैं और आजकल उन्हें भी एक काबिल एतबार बड़ी बी की तलाश है। अगर वो अपनी जैसी किसी बड़ी बी को जानती हो तो बताएं। शम्मी बेगम फ़ौरन दिल में उस रब्बे करीम का लाख लाख शुक्र बजा लाईं, जो रिस्क का एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। फिर उन्होंने उसी वक़ार से जवाब दिया कि वो खुद बहुत जल्द अपनी मुलाजमत से सुबकदोश होने वाली हैं। मेरी बेगम अभी बाहर आती होंगी, उनसे बात कर लीजिए। इतना कहकर वो बेगम राशिद के इंतज़ार में वहीं बरामदे के एक दर में टिक गई। जब बेगम राशिद लंच रूम से निकली तो मेज़ से उठकर अजनबी खातून ने फ़ौरन अपना तारुफ कराया। अपना नाम मिसेस रज़िया बानो बताया और शम्मी बेगम के मुतालिक उनसे बात की। बेगम राशिद भी बहुत खुश हुई और वादा किया कि वाशिंगटन रवाना होने से पहले वो शम्मी बेगम को खुद बम्बई की रेल में बिठा देंगी। रज़िया बानो ने बताया था कि वो आज शाम ही बम्बई वापस जा रही हैं। अपने घर का पता लिखकर उन्होंने शम्मी बेगम को दे दिया।
लेकिन बेगम राशिद ने ज़रा मुतफक्किर होकर पूछा, खाला तुम अकेली इतनी दूर का सफ़र कर लोगी? छम्मी बेगम ने फौरन इकरार में सर हिला दिया। छम्मी बेगम को अब ज़िंदगी में किसी बात के लिए नहीं कहने की ज़रूरत ही ना रही थी। उन्होंने रज़िया बानो से तनख्वाह का फ़ैसला भी ना किया, क्योंकि उन्होंने हमेशा के लिए एक तनख्वाह मुकर्रर कर ली थी, 40 रुपये माहवार और खाना। ये 40 रुपये उनकी ज़ाती ज़रूरियात के लिए ज़रूरत से ज़्यादा थे। कपड़े हमेशा उन्हें अपनी बेगमों से मिल जाते थे। अरसा हुआ उन्हें मालूम हो चुका था कि कपड़े लत्ते, गहने, पाते, जायदाद, इमलाक, रिश्ते, नाते, दोस्ती, मोहब्बत सब बेमानी और फ़ानी चीज़ें हैं। बेगम राशिद अली और छम्मी बेगम बरामदे से उतरने लगी तो रज़िया बानो ने बैग खोलकर फौरन 150 रुपये के नोट निकालकर छम्मी बेगम के हवाले कर दिए। सफ़र खर्च और दूसरे अखराजात। उन्होंने ज़रा बेपरवाही से कहा। बेगम राशिद को उनकी इस दरिया दिली पर हैरत हुई, लेकिन उन्हें खुद मालूम था कि बम्बई में एक से एक बड़ी सेठानी बसती है। छम्मी बेगम ने खामोशी से नोट सदरी की जेब में अड़स लिए। उन्होंने अब जिंदगी के अनोखे वाक़यात पर ताज्जुब करना छोड़ दिया था। मिस्टर और मिसेस राशिद अली के अमेरिका रवाना होने से 2 दिन पहले छम्मी बेगम ने भी ट्रेन में सवार होकर बम्बई का रुख किया। बम्बई सेंट्रल पहुंचकर वो पहली बार ज़रा घबराई, क्योंकि नई दिल्ली की पुरसुकून कोठियों में उन्होंने अब तक बहुत महफूज और मामून ज़िंदगी गुजारी थी। अल्लाह का नाम लेकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकली, कुली के सर से अपना टीन का बक्स और दरी में लिपटा बिस्तर उतरवाया, अपना रोटा, दस्ती, पंखा, पंतनियाँ हाथों में संभाल कर टैक्सी की। सरदार जी को पता बताया, गुलजार जॉर्डन रोड। चंद मिनट में टैक्सी एक बुलंदो बाला नई इमारत की बरसाती में जाकर रुकी। छम्मी बेगम ने बूढ़े सरदार जी को किराया दिया, जो रास्ते में उनसे दुनिया के हालात पर तबादला ख्यालात करते आए थे। उसी वक्त 2 बेहद स्मार्ट लड़कियां लिफ्ट से निकलकर सरदार जी की टैक्सी में बैठ गईं। सरदार जी ने खामोशी से फ्लैग गिराया और फाटक से बाहर निकल गए। किस कदर गैर शख्सी, मुनज़्ज़म और मैकेनिकल ज़िंदगी इस शहर की थी। छम्मी बेगम ने सदरी की जेब से मैला कागज़ का टुकड़ा निकालकर फिर आंखें चुंधियाईं और पता पढ़ा, 11वीं मंजिल, फ्लैट नंबर 3। स्टूल पर बैठे चौकीदार ने उकताए हुए अंदाज में खामोशी से उठकर उनका सामान लिफ्ट में रख दिया। लिफ्ट ऑटोमेटिक था। छम्मी बेगम बहुत घबराई। चौकीदार जल्दी से अंदर आया और उन्हें 11वें फ्लोर तक पहुंचाकर वापस नीचे चला गया। अब छम्मी बेगम अपने सामान समेत तवील गैलरी में अकेली खड़ी थी। फिर उनकी नज़र एक नज़दीकी दरवाजे पर पड़ी, जिसके ऊपर नंबर 3 लिखा था। दरवाजे पर एक और आहिनी जालीदार दरवाज़ा चढ़ा था, जो अंदर से मुकफ़िल था, जैसे बैंकों के दरवाजे होते हैं। छम्मी बेगम ने आगे बढ़कर घंटी बजाई। चंद लहजों बाद एक भूरी आंखों वाली औरत ने किवाड़ के जालीदार सुराख का पट हटाकर झांका। छम्मी बेगम को दफतन बरसों बाद अपने गुस्लखाने की खिड़की का खुरचा हुआ शीशा याद आ गया।
जिसमें से उन्होंने पहली बार उस मनहूस लाल चुड़ैल को देखा था। मजीद तवक्कुफ के बाद दोनों दरवाजे खुले और एक गुस्सैला सा गोरखा बाहर निकला। उसने मशकूक और बेरहम नज़रों से छम्मी बेगम को देखा। छम्मी बेगम डर सी गई, लेकिन फिर याद आया वो भी पठान है। सर उठाकर वक़ार से कहा, बेगम साहिबा से कहो छम्मी बेगम दिल्ली से आई हैं। मालूम है तुम दिल्ली से आया है, अंदर आ जाओ। गोरखे ने खुशकी से जवाब दिया और बाहर निकलकर उनका बक्स बिस्तर उठा लिया। उनके पीछे पीछे छम्मी बेगम अंदर आ गई तो उसने खट से दोनों दरवाजे मुकफ़िल कर दिए। अब छम्मी बेगम एक नीम तारीख एयर कंडीशन्ड आलीशान ड्राइंग रूम में खड़ी थी। ऐसा शानदार ड्राइंग रूम तो ना बेचारे सबीउद्दीन साहब का था और ना राशिद अली साहब का। एक तरफ की दीवार पर स्याह पर्दा पड़ा था जो ज़रा सा सरका हुआ था। उसके पीछे दीवार में नसब सिनेमा की छोटी सी स्क्रीन नज़र आ रही थी। कमरे के दूसरे हिस्से में बार था। बेगम साहिबा हैं? छम्मी बेगम ने दोनों हाथों में लोटा, पंदनिया और पंखा उठाए उठाए दरियाफ्त किया। मेम साहब सो रहे और साहब मुलाजमत शुरू होने से पहले घर के साहब के इंटरव्यू से वो हमेशा झिझकती थीं। गोरखे ने कोई जवाब न दिया और ड्राइंग रूम से निकलकर एक गैलरी की तरफ चला। छम्मी बेगम उसके पीछे पीछे। दोनों तरफ देखती हुई गैलरी में 2 रवैया 4 दरवाजे थे जो सब अंदर से बंद थे। ये बहुत बड़ा और पुरशिकोह फ्लैट था। आगे जाकर गैलरी बाएं तरफ को मुड़ गई। यहाँ बावर्ची खाना और नौकरों के 2 मुख्तसर से कमरे थे जिनके बाहर बालकनी थी। नौकरों के इस्तेमाल वाले जीने में भी अंदर से ताला पड़ा था। एक साफ सुथरी और रोशन खाली कोठरी में जाकर गोरखे ने बकस बिस्तर थम से ज़मीन पर रख दिया और उसी तरह चुपचाप बाहर चला गया। छम्मी बेगम ने अब पंतनिया बड़े ताक के तख्ते पर रखकर अपनी नई जाए पनाह नए ठिकाने में नज़र डाली। कोने में लोहे का पलंग पड़ा था। उन्होंने दिल में सोचा, ये बहुत चुभेगा। दीवारों पर पिछले शौकीन मिजाज मुलाजिम की चिपकाई हुई फिल्म एक्ट्रेसों की तस्वीर मुस्कुरा रही थी। कोठरी में हब्सतारी था। छम्मी बेगम ने खिड़की खोली तो अचानक समुंदर आंखों के सामने आ गया। नीला, वसी, बेकरां समुंदर ठाटे मारता, गैर मुतवक्को ज़िंदगी के वाक़यात की मानंद अचानक। उन्होंने समुंदर पहले कभी नहीं देखा था। दफतन ख्याल आया, उस कारसाज के कुर्बान जाऊं। समुंदर तक पहुंच गई। अब इंशाअल्लाह हज भी कराऊंगी। उसी समुंदर के उस पार मक्का मदीना है, ये सोचकर उनका जी भराया। कोठरी से मुल्हक नौकरों का गुसलखाना था। छम्मी बेगम ने बक्सा खोला, कपड़े निकाले, गुसलखाने में गईं। अपने आबाई मकान का वो तवील व अरीज नीम तारीख गुसलखाना मामाए असीलें वो बरसों की कोशिश के बाद भुला चुकी थी कि इंसान ज़िंदगी की पहम तब्दीलियों का आदी होता चला जाता है वरना मर जाए। नहा धोकर कपड़े बदले वो फिर अपनी कोठरी में आई। सारा घर सुनसान पड़ा था। नौकर न चाकर, साहब दफ्तर गए होंगे, बच्चे स्कूल। मेम साहब सो रही थी। दोपहर का वक्त था। अब उन्हें चाय की तरफ सताने लगी। सारी उम्र शदीद सहनी और जज्बाती सदमे सहते रहने से छम्मी बेगम की तीतरी तर्रारी कब की हवा हो चुकी थी और वो बुढ़ापे की वजह से
70 72 भूली भंगी होकर भी रह गई। सादगी से सोचा, अब किचन में जाकर चाय बनाऊं। सुनसान बावर्ची खाने में पहुंची तो वहां गैस के चूल्हे नजर आए जो इस्तेमाल करना ना जानती थी। जरा झुंझलाकर गैलरी में आई जिसके चारों दरवाजों में से एक खुल चुका था। उस पर पड़ा बेशकीमती पर्दा दिखाई दे रहा था। उनके कदमों की चाप सुनकर पर्दे के पीछे से किसी ने आवाज दी, कौन है? छम्मी बेगम, दिल्ली से आई हूं। उन्होंने उसी सादगी से जवाब दिया, ओहो आ गई, आ जाओ। पर्दा सरका कर अंदर गई। एक बिल्कुल शाहाना ख्वाबगाह, वसीओ अरीज अमेरिकन छपरखट, और उस अमेरिकन छपरखट पर रजिया बानो गुलाबी नायलॉन का नाइट गाउन पहने नीम दराज थी। उंगलियों में सिगरेट सुलग रहा था। छम्मी बेगम को उनका ये नंगा पहनावा जरा भी पसंद न आया, लेकिन सोचा भाई अपना अपना दस्तूर है, इस शहर के यही रंग ढंग हैं। रजिया बानो का सिगरेट भी उन्हें अच्छा न लगा। बेगम सबीउद्दीन और बेगम राशिद दोनों सिगरेट नहीं पीती थी। बहरहाल उन्होंने बुर्दबारी से कहा, अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ बुआ बैठो। रजिया बानो ने फर्श की तरफ इशारा किया। जब से छम्मी बेगम बुर्का सर पर डालकर हक़ हलाल की रोज़ी कमाने बाप दादा की दहली से बाहर निकली थी, आज तक उन्हें किसी ने बुआ नहीं कहा था। सबीउद्दीन साहब और राशिद साहब दोनों के यहाँ उन्हें छम्मी खाला या सिर्फ खाला कहकर पुकारा जाता था। वो तमकनत से दीवान के किनारे पर टिक गई। रजिया बानो के सिरहाने 2 टेलीफोन रखे थे, एक सफ़ेद एक सुर्ख। सफ़ेद वाले की घंटी बजी। रजिया बानो ने रिसीवर उठाकर अंग्रेजी में आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें की। हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से एक बड़ी सी मुजल्लद नोटबुक उठाई, उसमें कुछ लिखा। फिर रिसीवर रखकर सुर्ख रंग के टेलीफोन का एक नंबर मिलाया और आहिस्ता से कहा, माधव 4 नंबर 930, और फ़ोन बंद कर दिया। छम्मी बेगम खामोश बैठी कमरे की आराइश देखती रहीं। मरमरी मुजस्समे, बड़ी बड़ी तस्वीरें, रेडियोग्राम, तूल तवील सफ़ेद रंग का वार्डरोब। इतने में पर्दा सरका कर एक तरादार लड़की हाउस कोट पहने अंदर आई। गैलरी के बंद दरवाज़ों में से एक खुला। कमरे में से ज़ोर से हाई फाई की आवाज़ सुनाई दी। लड़की ने रजिया बानो से कुछ गिटपिट की, उल्टे पांव वापस गई और गैलरी वाला दरवाज़ा फिर बंद हो गया। अल्लाह रखे कितने बच्चे हैं? छम्मी बेगम ने दरियाफ्त किया। मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं, ये मेरी भांजियाँ हैं, मेरे साथ रहती हैं। रजिया बानो ने मुख्तसरन जवाब देकर फिर नोटबुक खोल ली। कॉलेज में पढ़ती होंगी, छम्मी बेगम ने कहा। कौन? रजिया बानो ने बेख्याली से पूछा। भांजियाँ आपकी? अल्लाह रखे आपके मियाँ बिजनेस करते हैं। छम्मी बेगम को मालूम था कि बम्बई में सब लोग बिजनेस करते हैं। है क्या? रजिया बानो ने नोटबुक से सर उठाकर जरा नागवारी से पूछा। मियाँ मर गए। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, छम्मी बेगम के मुंह से निकला। लहजे भर के लिए अज्जू भाई अल्लाह बख्शे की मौत का जख्म फिर हरा हो गया। हर मौत की खबर पर हरा हो जाता था। कोई क्या जान सकता था कि छम्मी बेगम ने अपनी सारी उम्र कैसे बेपाया अंदोह में मुब्तला रहकर किस तरह से जब्त करके गुजार दी।
सबर शुक्र, सबर शुक्र। चूड़ीदार पाजामा पहने एक और मुजस्सिम क़यामत जवान लड़की लहराती बलखाती कमरे में आई। रज़िया बानो ने उससे अंग्रेज़ी में कुछ कहा। लड़की उसी तरह लहराती मुस्कुराती बाहर चली गई। अब रज़िया बानो शम्मी बेगम की तरफ मुतवज्जो हुई, जिन्हें चाय की तलब में जमाइयाँ आने लगी थीं। रज़िया बानो ने एक तकिया कोहनियों के नीचे दबाकर कहना शुरू किया, बुआ। शम्मी बेगम फिर कुल बुलाई। आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे यहाँ आ गई। मैंने पहली नज़र में अंदाज़ा लगा लिया था कि आप बेसहारा और दुखी हैं। अब आप इस घर को अपना घर समझिए। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि कोई बुज़ुर्ग बीबी मेरे घर में नमाज कुरान पढ़ती रहा करें। बरसों से मेरे पास एक हैदराबादी बड़ी भी थी। वो पिछले साल बेचारी हज करने गई, वहीं इंतकाल हो गया। अच्छा, रज़िया बानो ने पहलू बदलकर बात जारी रखी। मैं आपको अब ये बताना चाहती हूँ बुआ कि ये बम्बई शहर मैदान हश्र है। तरह तरह की बातें, तरह तरह के लोग। आप किसी बात पर कान न धरिए, बस अपने काम से काम रखिए। किचन की निगरानी कर लीजिए। बाकी वक्त अपने नमाज रोज़े में गुजारिए। अब आपके लिए मेहनत का नहीं, आराम का वक्त है। कुरान शरीफ पढ़िए, मेरे हक़ में दुआए खैर करते रहिए। बाकी ये कि लड़कियों, मेरी भांजियों के लिए दूसरी आया मौजूद है। इब्राहिम खानसामा का नाम है, बिशन सिंह गोरखा है, माधव मेरा ड्राइवर है। लेकिन किसी के झगड़ों में नहीं पड़िए। मैं खुद, शम्मी बेगम ने कहना चाहा, लेकिन रज़िया बानो ने उनकी बात काटी। मेरी अल्लाह के फजल से बहुत बड़ी बिजनेस है। कुछ तवक्कुफ के बाद इजाफा किया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जानती हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जी हाँ, शम्मी बेगम ने सर हिलाया। सबीउद्दीन साहब महकमा तिजारत के अफसर थे और इस तरह के अल्फाज शम्मी बेगम के कानों में पड़ते रहते थे। रज़िया बानो शम्मी बेगम को बहुत समझदार और नेक बीवी मालूम हुई और इस कदर खुदा परस्त शम्मी बेगम ने उनका बारीक नाइट गाउन और सिगरेट नोशी माफ़ कर दी। मैं औरत ज़ात तनहा इतना बड़ा कारोबार चला रही हूँ। इसकी वजह से 10 तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। भांजियाँ भी आजकल की लड़कियाँ हैं। इनके दोस्त अहबाब भी आते जाते रहते हैं। फिर मेरी बिजनेस की वजह से 2 मरतबा पुलिस रेड कर चुकी है। पुलिस? शम्मी बेगम ने ज़रा दहल कर दोहराया। रज़िया बानो हंस पड़ी। डरिए नहीं, यहाँ बड़े बड़े ताजिरों को पुलिस और इनकम टैक्स वाले अक्सर परेशान करते हैं। मैं अकेली औरत हूँ, 10 दुश्मन पैदा हो गए। किसी ने जाकर पुलिस वालों से जड़ दी कि मैंने इनकम टैक्स नहीं दिया है, बस दौड़ आ गई। इसी वजह से मैंने बाहर लोहे का दरवाज़ा लगवा रखा है। तो अब आपसे कहना यह है कि जब बाहर की घंटी बजे तो आप पहले सुराख में से देखकर इत्मीनान कर लीजिए। कभी कभी ये पुलिस वाले सादा कपड़ों में भी आ जाते हैं। शम्मी बेगम सफ़र की थकान और चाय की तलब में निढाल हुई जा रही थी। उठ खड़ी हुई और बोली, बीबी गैस का चूल्हा कैसे जलता है? रज़िया बानो ने सिरहाने एक बरकी बटन दबाया। 1 मिनट में इब्राहिम बावर्ची दरवाजे में नमूदार हुआ। इब्राहिम, ये हमारी नई बुआ हैं, इनके लिए चाय तो बना दो झटपट। शम्मी बेगम जल्दी से उठकर इब्राहिम के पीछे पीछे किचन की तरफ रवाना हो गई। ज़ोहर, असर, मगरिब सारी नमाजें पढ़कर वो फिर बालकनी में जाकर खड़ी हुई। घर में करने के लिए कुछ काम ही ना था। रज़िया बानो बन संवर कर बाहर जा चुकी थी। 2 भांजियों के कमरों में रोशनी जल रही थी। तीसरी भांजी गायब थी। तीनों चारों मुलाजिम भी फ्लैट में न थे, इसलिए घंटी बजी तो बजती ही चली गई।
शम्मी बेगम नई दिल्ली की इमारत के मुताबिक फ़ौरन दरवाज़ा खोलने के लिए ड्राइंग रूम की तरफ लपकीं और जल्दी से अंदर वाला दरवाज़ा खोल दिया। बाहर का आहीनी दरवाज़ा उस वक्त पहले से एक तरफ को सरका हुआ था और जिस तरह सबीउद्दीन साहब और राशिद साहब की कोठियों में ड्राइंग रूम की दहलीज पर आकर वो मेहमानों से बहुत इखलाक से कहती थीं तशरीफ़ लाइए, उसी आदत के मुताबिक उन्होंने इखलाक से कहा तशरीफ़ लाइए। 2 फरबा मारवाड़ी और एक मुअत्तर नौजवान अमीरज़ादा अंदर दाखिल हुए। अमीरज़ादा सीधा बार की तरफ चला गया। फरबा मारवाड़ी धम से कोने पर सोफे पर बैठ गए। सबीउद्दीन साहब के यहाँ भी अक्सर इस वज़ह कते के कारोबारी अपनी गरज से आया करते थे। मुअत्तर नौजवान को देखकर अलबत्ता ज़रा ताज्जुब हुआ, फिर सोचा इस शहर का यही दस्तूर होगा। अभी वो यही तय कर रही थी कि मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से चाय के लिए पूछें या कॉफ़ी के लिए कि सोने के बटनों और हीरे की अंगूठियों वाले फरबा मारवाड़ी ने लपट कर कहा, मैडम किधर है? शम्मी बेगम बखूबी जानती थी कि बेगम को अंग्रेज़ी में मैडम कहते हैं। सलीका से जवाब दिया, मैडम बाहर गई हैं। साला छोकरी लोग किधर गया? शम्मी बेगम को गुस्सा आ गया। ये सही है कि अहले बम्बई तमीज़दार और अहले ज़बान नहीं, लेकिन ये गाली गलौज क्या मानी? उन्होंने होंठ चिपका कर पूछा, बेगम साहब की भांजियाँ? इतने में दरवाज़ा खुला और रज़िया बानो तेज़ी से खुद अंदर आ गई। शम्मी बेगम से कहा, बुआ तुम जाकर अपनी कोठरी में बैठो, आराम करो। जी अच्छा, उन्होंने जवाब दिया। उनके गैलरी में से गुजर जाने के बाद एक भांजी के कमरे से एक साहब निकलकर बाहर चले गए। शम्मी बेगम ने अपनी कोठरी में जाकर एक बार फिर जानमाज़ निकाली, वज़ू किया, निफलें पढ़ी और उस रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्रिया अदा किया जिसे अपने बंदों पर सिर्फ 2 वक्त हंसी आती है। और उसी पाक परवरदिगार ने उनके बाप दादा की लाज, उनके हसब नज़ब की इज़्ज़त रख ली और एक बार फिर एक शरीफ घराने की हक हलाल की कमाई में उनका हिस्सा भी लगा दिया। आखिरी जुमला फिर से पढ़ देता हूँ। शम्मी बेगम ने अपनी कोठरी में जाकर एक बार फिर जानमाज़ निकाली, वज़ू किया, निफलें पढ़ने लगीं और उस रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्रिया अदा किया जिसे अपने बंदों पर सिर्फ 2 वक्त हंसी आती है। और उसी पाक परवरदिगार ने उनके बाप दादा की लाज, उनके हसब नसब की इज़्ज़त रख ली और एक बार फिर एक शरीफ घराने की हक हलाल की कमाई में उनका हिस्सा भी लगा दिया। तो ये अफसाना था कुर्रतुल ऐन हैदर का। ये कहानी मैंने नहीं पढ़ी थी, पता नहीं क्यों ज़िंदगी में किसी वजह से छूट गई थी और मैंने बिना पढ़े हुए यूं ही लाइव पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें जो ऊंच नीच हुई हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। काफ़ी तवील कहानी थी। गला इन दिनों बहुत ख़राब है, तबीयत भी थोड़ी सी अजीब अजीब सी रहने लगी है, इसलिए अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हुए इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलूँगा आपसे।